हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस और चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 2018 का क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर. The main scale reading is 5 mm and the zero of circular scale division coincides with 25 divisions above the reference level. If the screw gauge has zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is. Most importantly, ये जो error दिया है that is negative error. Sorry, that is negative error. ठीक है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, देख लो। सो हम लोग क्या करेंगे, जो मेन स्केल रीडिंग है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो अवर मेन स्केल रीडिंग दैट इज इक्वल टू 5 mm एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स n दैट इज इक्वल टू 25। ओके, देन यू हैव लीस्ट काउंट दिया है दैट इज 0.001 सेंटीमीटर और जो एरर दिया है दैट इज माइनस 0.004 सेंटीमीटर। ये निगेटिव एरर है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, निगेटिव एरर हमेशा ऐड अप होती है फाइनल रीडिंग में, हमको ऐड करना पड़ता है एक्चुअल रीडिंग में। ठीक है, देयरफॉर रीडिंग क्या रहेगा, रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज MSR प्लस n इंटू लीस्ट काउंट प्लस एरर प्लस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बिकॉज इट इज नेगेटिव एरर। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 0.5 प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 25 इंटू लिस्ट काउंट इज 0.001 प्लस एरर इज 0.004। तो इट बिकम्स 0.525 प्लस 0.004। सो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 0.529 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ओके, now coming on to question number 2. A physical quantity of dimension of length, most important है ना, length का dimension है उसका, that can be formed out of small c, small g and e square upon 4 pi epsilon 0 is. Small c is velocity of light, capital G is universal gravitational constant and e is charge. ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, देयर आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, है ना, लेंथ के डायमेंशंस दिए हुए उसके। ओके, लेट अस से दैट क्वांटिटी इज x। वो डिपेंड करेगा, हमको उसको c g और इसके फॉर्मेट में लेकर आना है ना, e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, लेट अस से इट डिपेंड्स एज c टू द पावर x, g टू द पावर y एंड e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू द पावर z। ठीक है, अब दोनों साइड के डायमेंशंस निकाले तो x के डायमेंशन लेंथ के हैं दिए हुए हैं, the quantity has dimension of length, तो it becomes m0 l1 t0। c जो है velocity of light है तो उसके डायमेंशन है l1 t minus 1 to the power x। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अगर नहीं पता है डायमेंशन तो निकालना पड़ेगा, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है, मैंने कहा है लेक्चर में दैट इज m-1 l3 t minus 2। मैंने ग्रेविटेशन के लेक्चर्स में कहा है कि इसका डायमेंशन तो याद करके रख लो, e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बिकम्स एफ आर स्क्वायर। एफ और आर स्क्वायर यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के डायमेंशन आएंगे। न्यूटन के डायमेंशन क्या है, मतलब फोर्स के डायमेंशन क्या है, सॉरी m1 l1 t माइनस 2 और आर स्क्वायर के डायमेंशन क्या आएंगे l2 टू द पावर कितना है, ये सबका पावर मिला के कितना दिया हुआ है z। ठीक है, तो इधर तो l1 आ गया, m0 है, t0 है, इधर आ गया l टू द पावर x, t टू द पावर माइनस x, x अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे y है तो ये कितना आ गया m टू द पावर माइनस y, l टू द पावर 3y, t टू द पावर माइनस 2y। और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको पावर z लगाया तो कितना आया m to the power z, l to the power 3z, t to the power minus 2z। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है m0 l1 t0,
ये हो गया l टू द पावर x, सॉरी पहले m के पावर लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स की एडिशन होती है, तो m के पावर हो गए माइनस वाई प्लस जेड, l के पावर कितने हो गए x प्लस 3y प्लस 3z, t के पावर कितने हो गए माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z। ठीक है, दोनों साइड कंपेयर किया, इधर m का पावर 0 है और इधर m का पावर माइनस वाई प्लस जेड है, इसका मतलब माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आया। ठीक है, फिर क्या आएगा, इधर l का पावर 1 है और इधर l का पावर है x प्लस 3y प्लस 3z। और तीसरा क्या इक्वेशन आएगा, इधर t का पावर 0 है और इधर t का पावर कितना है माइनस एक्स, सॉरी इट बिकम्स माइनस 2y माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब तीन इक्वेशन को सॉल्व किया, अगर ये तीन इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व किया तो x का वैल्यू आएगा माइनस 2, y का वैल्यू आएगा 1/2 और c का वैल्यू आएगा 1/2। ओके, तो अगर हम लोग ये सब्सटीट्यूट करते हैं वहाँ पे, तो x का जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज c टू द पावर x, है ना, c टू द पावर x दिया हुआ है, मतलब c टू द पावर x का वैल्यू कितना है माइनस 2, g टू द पावर y यानी 1/2 और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू द पावर कितना आ रहा है 1/2, यानी ये दोनों रूट में चले गए, तो इसका ये g कॉमन अंदर चले जाएगा क्योंकि इसका पावर भी 1/2 है और इसका अंदर का पावर भी 1/2 है, और c टू द पावर माइनस 2 यानी 1/c स्क्वायर आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे 1/c स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा g इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू द पावर 1/2। ये ऑप्शन कौन सा बैठता है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट of measuring the thickness of the slab with a vernier caliper whose 50 divisions, vernier calipers के 50 divisions of the main scale, okay, he noted that the zero of the vernier scale is between 7 centimeter and 7.05 centimeter mark of the main scale, and 23rd division of the vernier scale exactly coincide with the main scale. The measured value of the thickness of the given slab using the caliper will be, okay, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नंबर, यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या रहेगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आएगा यहाँ पे, देखो 7.00 सेंटीमीटर एंड 7.005 सेंटीमीटर, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया 0.05 सेंटीमीटर का। ठीक है, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आएगा यहाँ पे, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आएगा यहाँ पे 49/50 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, है कि नहीं, 49/50 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन दैट इज 0.05। ओके, तो इसको अगर सॉल्व किया अपन ने तो इट बिकम 0.05 इंटू 1/50। ओके, तो फाइनली इट कम्स आउट टू बी 0.001 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट। ठीक है, तो थिकनेस कितना आएगा फिर, थिकनेस वुड बी 7.00 और 7.005 सेंटीमीटर है, तो कितना आएगा 7 लेना पड़ेगा, प्लस नंबर ऑफ डिवीजन कितने कोइंसाइड हुए 23 इंटू लीस्ट काउंट कितना आएगा 0.001, so that is 7 plus 0.023, तो आंसर वुड बी 7.023 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Planck's constant h, speed of light c and Newton's gravitational constant capital G are 3 fundamental constants. Which of the following combination of these has the dimensions of length? अगेन सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, डायमेंशंस ऑफ लेंथ आने चाहिए। लेट अस से डायमेंशंस ऑफ लेंथ अगर आना है तो कैसा करना पड़ेगा, लेंथ इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, h टू द पावर x, g टू द पावर y और c टू द पावर z पकड़ेंगे। l के डायमेंशन क्या आएंगे, L1 M0 L1 T0, h
एच जो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके डायमेंशन भी हम लोगों को याद रखने पड़ते हैं, विच इज m1 l2 t-1 to the power x. Gravitational constant m-1 l3 t-2 to the power y. c यानी speed of light m0 l1 t-1 to the power z. अगेन एक स्टेप हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे m का पावर कितना आएगा, m टू द पावर इसका x है, इसका माइनस y आएगा और z वाले का कुछ नहीं आएगा. l टू द पावर कितना आएगा, इसका 2 इंटू एक्स, इसका 3 इंटू वाई, इसका 1 इंटू जेड. टी टू द पावर, टी का पावर कितना आएगा यहाँ पे 1 इंटू माइनस एक्स यानी माइनस एक्स, माइनस 2 इंटू वाई, माइनस 2 वाई. टी टू द पावर ये कितना आएगा माइनस 1 इंटू जेड यानी माइनस जेड. दोनों साइड कंपेयर किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे m का पावर कितना आया x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे m का पावर 0 है लेफ्ट साइड में. राइट साइड में l का पावर कितना आया 2x प्लस 3y प्लस z, और यहाँ पे l का पावर कितना है 1. लेफ्ट साइड राइट साइड में t का पावर कितना है माइनस एक्स माइनस 2y माइनस जेड. लेफ्ट साइड में t का पावर कितना है 0. तीनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमको मिलेगा x टू द पावर 1/2, y टू द पावर 1/2 और z टू द पावर माइनस 3/2. ये सभी वैल्यूज यहाँ डाले हम लोगों ने, ये सभी वैल्यूज जो है उठा के हम लोगों को यहाँ सब्सटीट्यूट करने. ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को L इज इक्वल टू सॉरी यहाँ प्रोपोर्शनल टू भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं, h टू द पावर 1/2, g टू द पावर 1/2 एंड c टू द पावर माइनस 3/2. ठीक है, कंबाइनिंगली अगर इसको लिखा हम लोगों ने, ओके रूट तो सभी में आ रहा है, टू द पावर 1/2 तो सभी में आ रहा है. ओके तो इसका इक्वेशन अगर कंबाइन लिखा हम लोगों ने तो ये आ गया एच जी का स्क्वायर रूट आ गया और c टू द पावर माइनस 3/2 नीचे चले गया. तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5. If E, V and T are chosen as the fundamental quantities, then the dimensional formula of surface tension will be. Okay, surface tension के लिए फंडामेंटल क्या पकड़ा है E, V और T. लेट अस से इनके पावर है A, B और C. ठीक है, अब दोनों साइड के डायमेंशंस अगर लिए हम लोगों ने, ठीक है, दोनों साइड के डायमेंशन लेंगे, सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या आएंगे m1 L0 आएगा और t टू द पावर माइनस 2. फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, एनर्जी के कितने आते हैं m1 L2 सॉरी m1 L2 t-2 टू द पावर a. वेलोसिटी के m0 L1 t-1 टू द पावर b और टाइम के m0 L0 t1 टू द पावर c. तो m1 L0 t-2 और इधर आएगा m का पावर सीधा लिखेंगे हम लोग a, ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 इंटू बी 0, 0 इंटू सी 0. ठीक है, l टू द पावर ये कितना आएगा ट्वाइस a, ये कितना आएगा प्लस b 1 इंटू बी और ये कितना आएगा 0. t का पावर कितना आएगा माइनस 2a, इधर कितना आएगा माइनस बी और तीसरे वाले में कितना आएगा प्लस सी. दोनों साइड कंपेयर किया, इधर राइट में m का पावर कितना है a, लेफ्ट में m का पावर कितना है 1, डायरेक्ट a का वैल्यू आ गया. राइट में l का पावर कितना है ट्वाइस a प्लस b, लेफ्ट में l का पावर कितना है 0. यहाँ पे a का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2. ठीक है, राइट में t का पावर कितना है माइनस 2a प्लस b प्लस c और लेफ्ट में कितना है माइनस 2. a का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करना है, b का वैल्यू माइनस 2 सब्सटीट्यूट करना है और सॉल्व किया तो हमको c का पावर मिला माइनस 2. ये अगर सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे तो t में अगर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया e टू द पावर a यानी 1, v टू द पावर सॉरी v यहाँ पे कैपिटल लिखा है यानी v टू द पावर कितना आएगा फिर b यानी कितना है यहाँ पे माइनस 2 और t टू द पावर कितना है c यानी कितना है माइनस 2 यानी e v टू द पावर माइनस 2 t टू द पावर माइनस 2. सो करेक्ट answer would be option B. That's it. Coming on to question number 6.
if the dimensions of critical velocity of liquid flowing through a tube are expressed as Vc is directly proportional to eta to the power x, rho to the power y, and r to the power z, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then the values of x, y and z are. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना, वो इक्वेशन नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, दोनों साइड का डायमेंशन लिया, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, m0 l1 t-1, इटा यानी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका डायमेंशन हमको पता होना चाहिए, दैट इज m1 l-1 t-1 टू द पावर x. ठीक है, रो डेंसिटी है m1 l-3 t0 मास अपॉन वॉल्यूम टू द पावर y. r ये तो रेडियस है, रेडियस का क्या आएगा, m0 l1 t0 टू द पावर z. अब दोनों साइड अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया अभी, m0 l1 t-1, तो अब m का पावर कितना आएगा यहाँ पे, x प्लस y प्लस 0 आएगा, है ना, इसका आएगा x, इसका आएगा y और इसका 0. l का पावर कितना आएगा, माइनस x, है ना, ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3y, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस z, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, t टू द पावर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इट इज माइनस x, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 आएगा. नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, राइट साइड में m का पावर है x प्लस वाई, लेफ्ट साइड में m का पावर है 0. राइट साइड में l का पावर है माइनस x माइनस 3y प्लस z, लेफ्ट साइड में वो 1 है. राइट साइड में t का पावर माइनस x है, लेफ्ट साइड में t का पावर माइनस 1 है. तो यहाँ से x का वैल्यू 1 पता चला, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो y का वैल्यू माइनस 1 आया. ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट किए, ये y का वैल्यू और x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हमको क्या मिलेगा, z का वैल्यू, और z का वैल्यू अगर सॉल्व किया तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1. तो x, y एंड z आर 1 minus 1 minus 1. So correct answer is option B. Question number 7. Force, velocity and time are taken as fundamental units, then the dimensions of mass are. Again, mass is equal to F to the power A, velocity V to the power B and T to the power C. मास के डायमेंशन m1 l0 t0, फोर्स के m1 l1 t-2, वेलोसिटी m0 l1 t-1 टू द पावर b, टाइम के m0 l0 t1 टू द पावर c, m1 l0 t0. अब m का पावर कितना आएगा, 1 इंटू a विच इज a, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा. l टू द पावर कितना आएगा, a, यहाँ पे कितना आएगा प्लस b और यहाँ पे कितना आएगा 0. t टू द पावर यहाँ कितना आएगा, -2 इंटू a माइनस 2a, यहाँ पे कितना आएगा माइनस b और इधर साइड कितना आएगा प्लस c. दोनों साइड कंपेयर किया, राइट साइड में m का पावर कितना है a और इधर कितना है 1, राइट साइड में l का पावर कितना है a प्लस b और इधर कितना है 0, विच इम्प्लाइज यहाँ से b का वैल्यू आ गया -1. राइट साइड में t का पावर कितना है -2a, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, -b प्लस c और लेफ्ट साइड में t का पावर 0. इसको अगर सॉल्व किया तो हमारा जो c का वैल्यू आएगा वो आएगा 1. तो अगर हम लोगों ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये सभी वैल्यूज़ इसका a, b और c का कौन से इक्वेशन में, इस वाले, तो हमारा आंसर मिलेगा m इज इक्वल टू f v टू द पावर -1 t टू द पावर 1. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. 8. In an experiment, 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follows. P is equal to A cube B square upon CD. Percentage error in P is. ये इक्वेशन हम लोग एरर एनालिसिस के हिसाब से सॉल्व किए तो हमको पता चलेगा डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू 3 डेल्टा A बाई A, क्योंकि A का पावर 3 है वो सामने आएगा,
प्लस बी का पावर कितना है 2, वो सामने आ गया डेल्टा बी बाई बी, प्लस प्लस ही होगा माइनस नहीं होगा, सी के पावर कितना है 1 तो डेल्टा सी बाई सी, डी का पावर कितना है 1 तो डेल्टा डी बाई डी। देयरफॉर डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए कितना दिया हुआ है 1%, तो 3 इंटू 1, 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी कितना दिया हुआ है 2%, तो 2 इंटू 2, डेल्टा सी बाई सी कितना दिया हुआ है 3%, डेल्टा डी बाई डी कितना दिया है 4%। सो 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3 प्लस 4, so it comes out to be 14%. So correct answer is 14%, option B. 9th, the dimensions of mu 0 epsilon 0 to the power minus 1 by 2 is, ठीक है, that can be written as 1 upon square root of mu 0 epsilon 0। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c। तो इसके डिमेंशंस क्या आएंगे, इसके ये क्वांटिटी के डिमेंशन वही रहेंगे जो सी के डिमेंशन रहेंगे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड के कितने डिमेंशन होते हैं m0 l1 t minus 1। सो करेक्ट आंसर इज l1 t minus 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूनिट निकालना है हम लोगों को, ठीक है। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, लेट अस से कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी इज बी, तो एफ इज इक्वल टू बी वी, तो बी इज इक्वल टू एफ बाई वी। दोनों साइड का डायमेंशन लिया तो क्या मिला, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ वी। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एफ, m1 l1 t minus 2 अपॉन डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी m0 l1 t minus 1। अगर डायमेंशन ऑफ बी सॉल्व किए, क्योंकि डिवीजन में पावर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो हमको ये मिलेगा इट इज m1 l0 t minus 1। तो अगर b के डायमेंशंस अगर ये आते हैं तो b का जो यूनिट आएगा वो आएगा kg पर सेकेंड या फिर kg सेकेंड इनवर्स। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। Coming on to question number 11, the density of material in CGS system of units is 4 gram per centimeter cube. In a same system of in a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 grams, the value of density of material would be. यहाँ बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यूज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। पहले वाले सिस्टम में n1 जो है सीजीएस सिस्टम में वो 4 है और यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे वाले में n2 निकालना है, लेकिन वहां पे ग्राम का रिप्लेसमेंट है 100 ग्राम्स, तो इट इज 100 ग्राम्स अपॉन लेंथ जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो इट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यूब लग जाएगा यहाँ पे, तो इट बिकम्स 4 इज इक्वल टू n2 इंटू 100 अपॉन 1000। तो 1 2 0 तो कट गए, तो यहाँ पे n2 का वैल्यू कितना आ गया 40। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in the measurement of distance and the time are E1 and E2 respectively, then the percentage error in the estimation of g is, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, फ्री फॉल में, फ्री फॉल में डिस्टेंस कितना होता है, हाफ जी टी स्क्वायर। अब अपने को परसेंटेज एरर किस में निकालना है, जी में, है ना। तो g कितना लिखा जाएगा यहां से, ट्वाइस h अपॉन टी स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट इट डाउन एज डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा h बाई एच प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। ये इक्वेशन से लिख सकते हैं, एरर एनालिसिस का कंसेप्ट है। डेल्टा h बाई एच इज परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस विच इज E1, सॉरी कितना दिया हुआ है वो E1, 2 इंटू व्हाट इज डेल्टा टी बाई टी, परसेंटेज एरर
इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, और वो कितना दिया हुआ है E2. सो करेक्ट आंसर वुड बी E1 प्लस ट्वाइस E2, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 13. The dimensions of half epsilon 0 E square, where epsilon 0 is permittivity of free space and E is electric field is. इस क्वेश्चन को हम लोग लॉजिक से ही सॉल्व हो जाएगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि दिस इज नथिंग बट एनर्जी, सॉरी दिस इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, या फिर मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, दो में से कोई भी एक लिख सकते हो. मतलब इसका डायमेंशन इज नथिंग बट ई बाई वी का डायमेंशन, या फिर एफ बाय ए का डायमेंशन, कोई भी एक यूज लगा लो. हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे. ई का कितना आएगा m1 L2 T माइनस 2 अपॉन वॉल्यूम का कितना आएगा L3. तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2, विच इज ऑप्शन सी. Question number 14. If the dimensions of physical quantity are given by m, a, l, b, t, c, then the physical quantity will be. पहला velocity, एक एक ऑप्शन चेक करना है. velocity के डायमेंशन क्या आएंगे m0 l1 t माइनस 1. तो यहाँ पे a का वैल्यू 0 आना चाहिए, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1, मतलब ये गलत है. फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या आएंगे m0 l1 t माइनस 2, यानी a का वैल्यू कितना आना चाहिए 0, यहाँ पे a का वैल्यू 1 दिया है, ये भी गलत हो गया, तो देखते से ही गलत हो जाता है. अब तीसरा फोर्स, फोर्स के डायमेंशन क्या आएंगे m1 l1 t माइनस 2, ये बताएं, यानी a1 b1 c माइनस 2, ये भी गलत है. ठीक है. प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी m1 l माइनस 1 t माइनस 2, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -2, a1 b -1 c -2. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. क्योंकि वैसे भी वही एक बच गया था, लेकिन ठीक है चेक भी कर लिया. क्वेश्चन नंबर 15. इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, यानी ये जैसे ही ये पढ़ा ना तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए डेल्टा आर बाय आर ये 2% दिया है. देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. So we can write it down as delta V by V is 3 into delta R by R, error analysis. 3 into delta R by R is 2%. So answer would be 6%, option C. Coming on to question number 16. Which of the following 5 physical parameters have same dimensions? अब पहला क्या है energy density. Okay, energy density is energy upon volume. सो अगर एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है, मतलब एनर्जी का डायमेंशन निकालो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का डायमेंशन. एनर्जी का डायमेंशन है m1 l2 t माइनस 2 और वॉल्यूम का डायमेंशन है l3, तो दैट बिकम्स m1 l माइनस 1 t माइनस 2. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन दोनों का डायमेंशंस जो है m0 l0 t0, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती है. ठीक है. देन डी पे आते हैं, यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन होता है स्ट्रेस का डायमेंशन अपॉन स्ट्रेन का डायमेंशन. स्ट्रेस का डायमेंशन होता है m1 l माइनस 1 t माइनस 2 और स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी m0 l0 t0, क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है स्ट्रेन m1 l माइनस 1 t माइनस 2. डी का ई विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है तो एफ का डायमेंशन अपॉन क्यू का डायमेंशन इंटू वी का डायमेंशन, क्योंकि फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का क्यू वी बी वाला फोर्स का, है ना, ये फार्मूला यूज़ किया हम लोगों ने. फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t माइनस 2, चार्ज का है l1 t1 और वेलोसिटी का है l1 t माइनस 1. ओके, सॉरी l1 i1 t1 i1 है ये, t1 i1, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. तो इसको अगर सॉल्व किया तो इट बिकम्स m1 l0 t माइनस 2 i माइनस 1. तो यहाँ से हमको समझ में आया ए और डी का डायमेंशन सेम है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, सॉरी एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन सेम होता है. क्वेश्चन नंबर 17.
डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड करंट वुड बी, है ना. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाई आई, ठीक है. और V यानी पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज. तो पोटेंशियल का डायमेंशन इज वर्क का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन. वर्क का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2 और चार्ज का होता है T1 I1. तो इसका डायमेंशन हो गया पोटेंशियल का m1 L2 T-3 I-1. ये सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो R का डायमेंशन क्या हो गया, V का डायमेंशन अपॉन I का डायमेंशन. V का डायमेंशन क्या है, m1 L2 T-3 I-1 और नीचे हो गया I1. इसको अगर सॉल्व किया तो फाइनली आंसर कम्स आउट टू बी m1 L2 T-3 I-2, मतलब ऑप्शन सी. Question number 18. The velocity v of a particle at time t is given by v is equal to at plus b upon t plus c, where a, b and c are constants. The dimensions of a, b and c are respectively. अब एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा कि कोई भी इक्वेशन अगर है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, तो सभी के सभी टर्म्स के every term in that equation have same dimension. अब एवरी टर्म दे हैव सेम डायमेंशन, मतलब जो v का डायमेंशन रहेगा वही a और t का मिला के रहेगा और वही b अपॉन t प्लस c का भी रहेगा, ठीक है. अब v का डायमेंशन क्या होता है, v का डायमेंशन है m0 L1 T-1, ठीक है. तो a और t का भी कितना मिला होना चाहिए, m0 L1 T-1, ठीक है. ये बाद में देखते हैं हम लोग. तो यहाँ से a का डायमेंशन क्या आना चाहिए, m0 L1 T-1, ये t नीचे आ जाएगा तो t का डायमेंशन रहेगा T1. तो इसका लिखे देंगे हम लोग डायमेंशन, m0 है तो लिखेंगे नहीं उसको, L1 T-2. ये आ गया डायमेंशन किसका, a का, ठीक है. नाउ अब हम लोग बात करेंगे b के डायमेंशन की. ओके, अब b का डायमेंशन निकालना है तो b का डायमेंशन क्या होना चाहिए, b के नीचे टाइम है. अब टाइम में टाइम ही ऐड हो सकते हैं, मतलब c का पहले c का निकाल लेते हैं, बिकॉज t प्लस सी का इक्वेशन दिया है, t प्लस सी दिया हुआ है ना, ये टर्म देखो t प्लस सी है. मतलब एक चीज हमको मालूम है, केजी में केजी ऐड होता है, किलोमीटर्स में किलोमीटर्स ऐड होता है, मतलब सेम यूनिट्स ऐड हो सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड्स कैन बी एडेड, ध्यान में रखना है कंसेप्ट. तो इसका मतलब ये है कि c का डायमेंशन वही होना चाहिए जो टाइम का डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन ऑफ c वुड बी T1. ये पक्का हो गया, ठीक है. नाउ b का बात करेंगे हम लोग, b का डायमेंशन निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है. अब वेलोसिटी के जो डायमेंशन है वो b के डायमेंशन होना चाहिए अपॉन टाइम के डायमेंशन होना चाहिए, है ना. तो b के डायमेंशन क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का डायमेंशन इनटू टाइम के डायमेंशन. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, L1 T-1 और टाइम का डायमेंशन क्या है, T1. तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, L. तो a का डायमेंशन होना चाहिए L1 T-2, b का डायमेंशन होना चाहिए L और c का डायमेंशन होना चाहिए T1. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 19. द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, यानी किसका डायमेंशन है वो, ठीक है. अब प्लैंक्स कांस्टेंट h अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. अब प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स में, है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में पढ़ा है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा. तो E का H का फॉर्मूला क्या हो गया, E लैम्बडा बाई C इंटू I. तो अब इन दोनों का डायमेंशन निकाला, H का डायमेंशन अपॉन I का डायमेंशन इज इक्वल टू E का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा का डायमेंशन अपॉन C का डायमेंशन इंटू I का डायमेंशन. E तो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T-2. वेवलेंथ है, वेवलेंथ तो लेंथ है, उसका डायमेंशन L1. C स्पीड है, उसका डायमेंशन L1 T-1. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी m1 L स्क्वायर. इसको अगर सॉल्व किया पूरा, ये पूरे इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया
तो इसका डायमेंशन आएगा t-1 ठीक है, t-1 ये डायमेंशन आएगा। t-1 यानी टाइम इनवर्स का डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, क्योंकि वेलोसिटी में लेंथ आएगा, टाइम इधर t, इसका डायमेंशन जो है वो है t1 टाइम का, फ्रीक्वेंसी का है टाइम टू द पावर -1, एंगुलर मोमेंटम का बात ही नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने तुमको पहले ही कहा है कि डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद करके रख लो, दैट इज m-1 L3 t-2। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन अभी के अभी याद कर लो, क्योंकि काफ़ी बार यूज होता है, m-1 L3 t-2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल्स टू दैट ऑफ, ओके, प्लैंक कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, E अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। सो डायमेंशन ऑफ H बिकम्स डायमेंशन ऑफ E अपॉन डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर m1 L2 t-2 और फ्रीक्वेंसी का है t-1। तो सॉल्व किया तो कितना आएगा, m1 L2 t-3, ओके सॉरी t-1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी के तो इक्वल है नहीं। अब मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पावर, ये चेक करना है अपने को। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के डायमेंशन है मास के डायमेंशन है इनटू वेलोसिटी के। मास का डायमेंशन है m1 L, वेलोसिटी का है L1 t-1, मतलब मैच नहीं हुआ है, मतलब ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम यानी क्या होता है, mvr, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन मतलब तीनों के डायमेंशन, मास का कितना है m1, वेलोसिटी का L1 आता है और रेडियस का भी एक L1 आएगा तो L2 आ जाएगा और t-1, ओके, समझ में आया, इन तीनों का डायमेंशन निकालना है, ओके। तो वहाँ से समझ में आया कि ये एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन से डायरेक्ट मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। पावर के नहीं होगा मैच, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम अपॉन में आ गया, इसलिए t⁻³ हो जाएगा इसमें। तो इसके डायमेंशन जो आएंगे वो आएंगे m1 L2 t-3, तो पावर भी मैच नहीं होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, विच पेयर हैव नॉट इक्वल डायमेंशंस, यानी कि इनके डायमेंशंस इक्वल नहीं है। टॉर्क और एनर्जी के सेम डायमेंशंस है और वो आते हैं m1 L2 t-2, ये पक्का है, इनके डायमेंशन सेम है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, इनके भी डायमेंशन सेम है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा हम लोगों ने। इलास्टिक मॉड्यूलस और प्रेशर के भी डायमेंशन सेम ही है, क्योंकि इलास्टिक मॉड्यूलस का यूनिट आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और प्रेशर का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आता है, तो दोनों के डायमेंशन सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। सो जिनके सेम नहीं रहेंगे वो है फोर्स एंड इम्पल्स, इन दोनों के सेम है, इन दोनों के सेम है और इन दोनों के भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 23, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी Δr/r कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1%। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले सॉल्व किया। ΔV/V इज इक्वल टू 3 Δr/r, यानी 3 इंटू 0.1%, विच इज 0.3%। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, एन इक्वेशन इज गिवन हियर। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो अच्छे से, P प्लस a/v² इज इक्वल टू b इंटू θ/v, where P equal to pressure, V equal to volume and theta equal to absolute temperature. If A and B are constant, then the dimensions of A will be, सिर्फ A के डायमेंशन निकालना है। अगेन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रेशर है तो ये जो है टोटल, इसका भी डायमेंशन, इसका भी जो डायमेंशन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, प्रेशर का। मतलब डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ v² शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, है कि नहीं? क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, मतलब ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ v²। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो इट इज m1 L-1 T-2।
और वॉल्यूम स्क्वायर है, वॉल्यूम स्क्वायर है मतलब L टू द पावर 6। प्रेशर का कैसे निकाला, फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से निकाला है ना। तो अगर इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो ए का डायमेंशन क्या आएगा m1 L5 T-2। सो करेक्ट आंसर वुड बी m1 L5 T-2 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, डेल्टा m बाई m ये दिया है 3% और डेल्टा l बाई l ये दिया हुआ है 2%। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब। सो इस इक्वेशन पर से एरर एनालिसिस का कंसेप्ट यूज किया तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस 3 इंटू डेल्टा l बाई l। डेल्टा m बाई m कितना है 3% प्लस 3 इंटू डेल्टा l बाई l कितना दिया हुआ है 2%। सो इट इज 3% प्लस 6%। सो आंसर वुड बी 9%। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ। अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि जो इम्पल्स के डायमेंशन होने चाहिए वही मोमेंटम के डायमेंशन होने चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पे हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह वो चैप्टर में पढ़ा है कि जो L बाय R होता है ये टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, टाइम कांस्टेंट। ओके, तो इसका मतलब L और R, L बाय R के डायमेंशन वही रहेंगे जो टाइम के डायमेंशन है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट, है ना, डायमेंशनल यानी जिसका डायमेंशन है और जो कांस्टेंट भी है। रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पॉइसन्स रेशियो, these are not constant, मतलब these are not having same values, these are dimensionless constant, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द डायमेंशंस ऑफ आरसीज। अगेन हम लोगों ने आरसी का देखा है, इसके आगे 12th के चैप्टर में पढ़ा था कि आरसी के डायमेंशन वही होते हैं जो टाइम के होते हैं, बिकॉज आरसी रिप्रेजेंट टाइम कांस्टेंट। ओके, सो आरसी हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पे 1 बाय आरसी का अगर डायमेंशन पूछते थे तो तुम बोलते थे जो 1 बाय टाइम का डायमेंशन है। 1 बाय टाइम किसका डायमेंशन होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी का। अगर 1 बाय आरसी पूछते थे तो आरसी पूछा है तो टाइम। सेम वे में 27 में अगर आर बाय एल का पूछते थे तो तुम बोलते थे किसका डायमेंशन होता है, वो फ्रीक्वेंसी का। एल बाय आर क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, तो आर बाय एल क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 30, द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, यानी डेल्टा m बाय m दैट इज इक्वल टू 2%, डेल्टा v बाय v that is given to be 3%. The error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be, kinetic energy का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो एरर एनालिसिस का कंसेप्ट अगर लगाया हम लोगों ने तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई अपॉन के ई इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v। ठीक है, डेल्टा m बाय m कितना है 2% प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v गिवन है 3%। सो इट बिकम्स 2% प्लस 6%। सो आंसर वुड बी 8%, ऑप्शन ए। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के डायमेंशन वही होंगे जो फोर्स अपॉन एरिया के डायमेंशन होंगे। फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 T-2 और एरिया का डायमेंशन है L2। सो करेक्ट आंसर वुड बी m1 L-1 T-2। सो आंसर वुड बी m1 L-1 T-2 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, टर्पेंटाइल
turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. The viscosity of oil is given by this equation. Okay. Now, where V is the velocity of oil at distance x from the axis of the tube, the dimensions of eta are. अब ये इक्वेशन को अगर हम लोगों ने देखा तो डायमेंशन ऑफ ईटा दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी. अब ये दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर एक ही टर्म लेंगे हम लोग वहाँ पे, क्योंकि दोनों माइनस ही हो रहे, सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो एक ही टर्म लेंगे अपॉन डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डायमेंशन ऑफ एल. ओके, प्रेशर का डायमेंशन हमने पिछले इक्वेशन में ही देखा, दैट इज m1 L-1 T-2. ठीक है, आर स्क्वायर इज L2 अपॉन वेलोसिटी इज L1 T-1 और लेंथ इज L1. ठीक है, तो अगेन इसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ऊपर आ बन गया m1 L1 T-2 और नीचे बन गया L2 T-1. ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा m1, अब पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, L-1 T-1. सो करेक्ट आंसर वुड बी m1 L-1 T-1, ऑप्शन डी. Question number 33. The time dependence of a physical quantity P is given by P is equal to P naught exponential. This represent e to the power minus alpha t square. Where alpha is constant and t is the time. The constant alpha is the constant alpha. चार ऑप्शंस दिए हैं, है ना. एक बात ध्यान में रखो, e के ऊपर जो भी पावर में टर्म रहेगा वो एक प्योर नंबर होता है. ओके, यानी उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, जीरो होते हैं. यानी इसका मतलब ये है कि अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन होने चाहिए m0 L0 T0 के, क्योंकि प्योर नंबर है ना, प्योर नंबर के डायमेंशन m0 L0 T0 होते हैं. सो अल्फा के डायमेंशन होने चाहिए m0 L0 T0 अपॉन टाइम स्क्वायर के डायमेंशन, टाइम स्क्वायर यानी T2. तो इसको सॉल्व किया तो t to the power -2 ये आने चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज हैज अ डायमेंशन t to the power -2, ऑप्शन बी. 34. P represents radiation pressure, C represents speed of light, and S represent radiation energy striking per unit area per second. The non-zero integers x, y, z such that P to the power x, S to the power y, C to the power z is dimensionless R. है ना. तो पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, प्रेशर का डायमेंशन निकालेंगे. ओके, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन. वो हम लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चन पहले निकाला, दैट इज m1 L-1 T-2. ठीक है. c का डायमेंशन, c स्पीड ऑफ लाइट, तो L1 T-2 सॉरी T-1 आएगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है. देन रेडिएशन स्ट्राइकिंग, एस रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम. एक बात ध्यान में रखना, ये सेंटेंस जो है ना, रेडिएशन, ये जो मैंने अभी ये हाईलाइट किया है ना, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो इसका डायमेंशन क्या आएगा एनर्जी का, m1 L2 T-2 अपॉन एरिया का कितना आएगा L2, टाइम का आएगा T1. ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व किया तो वो आ जाएगा m1 L0 T-3. ठीक है, अब ये सब के डायमेंशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग. ठीक है, और इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, डायमेंशन लेस, है ना. p का डायमेंशन क्या है, p टू द पावर x दिया हुआ है यहाँ पे देखो, तो p के डायमेंशन थे m1 L-1 T-2 यहाँ पे दिए टू द पावर x. s के डायमेंशन, s का पावर कितना है y, s के डायमेंशन क्या है m1, अब L0 नहीं लिखेंगे T-3 टू द पावर y. c यानी स्पीड ऑफ लाइट था, उसके डायमेंशन है L1 T-1 टू द पावर z, और इसका प्रोडक्ट आना चाहिए m0 L0 T0. ठीक है, अब ये तीनों क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में, तो इनके पावर्स का एडिशन होगा, तो क्या आएगा m 1 इंटू एक्स इज x, इधर 1 इंटू वाई आएगा प्लस y, z नहीं आएगा. l का क्या आएगा -x
इधर 0 आएगा क्योंकि इधर L नहीं है, और इधर आएगा प्लस Z, और T के कितने आएंगे -2x -3y -z, ये आना चाहिए m0 L0 T0 पे। ठीक है, दोनों साइड में पावर्स को इक्वेट करेंगे। m का पावर कितना है x प्लस वाई लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में m का पावर कितना है 0, तो यहाँ से इम्प्लाई हो गया y इज इक्वल टू -x। अब l का पावर कितना है -x प्लस z, राइट साइड में l का पावर कितना है यहाँ पे 0, विच इम्प्लाइज z इज इक्वल टू x। देन t का लेफ्ट साइड में पावर क्या है -2x -3y -z, और इधर कितना पावर 0। अब y के जगह कितना डालेंगे हम लोग, y के जगह डालेंगे -x, z के जगह डालेंगे x, और सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमको मिलेगा x का वैल्यू 1। अगर x का वैल्यू 1 है, यहाँ से पता चलेगा y का वैल्यू आएगा -1 और z का वैल्यू आएगा 1। सो करेक्ट आंसर वुड बी 1 -1 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35। A certain body weighs 22.42 gram and has measured volume of 4.7 cc। मतलब मास दिया हुआ है 22.42 ग्राम्स और वॉल्यूम दिया है 4.7 cc। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर। अब ये एरर दिया है मतलब डेल्टा एम 0.01 ग्राम और डेल्टा वी वॉल्यूम में दैट इज 0.1 cc। द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी विल बी। ओके, अब यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये इक्वेशन मालूम है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एरर एनालिसिस के हिसाब से डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, और परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 है कि नहीं। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना ज़रूरी है। तो अगर सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट किए तो इट बिकम्स 0.01 अपॉन 22.42 प्लस डेल्टा वी के जगह 0.1 अपॉन वी इज़ 4.7 इंटू 100। ओके, इसको अगर तुम लोगों ने सॉल्व किए तो आंसर आएगा 2%। सॉल्व करना है सिंपली जस्ट मल्टीप्लिकेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर और सब्सटीट्यूट कर दो, सो आंसर वुड बी 2%। क्वेश्चन नंबर 36। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके लिए तुमको पता होना चाहिए फॉर्मूला एक, जो फॉर्मूला यहाँ पे सबसे कन्वीनियंट लगता है वह लगता है फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला, दो वायर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का है ना, 2 वायर्स कैरिंग करंट, तो वो आता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। ये फॉर्मूला सबसे कन्वीनियंट लगता है मुझे। ओके, और भी फॉर्मूला आपको भी कन्वीनियंट लग सकता है, वो यूज़ कर सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ एल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ μ0 इंटू डायमेंशन ऑफ I1 इंटू डायमेंशन ऑफ I2, 2π के तो डायमेंशन नहीं रहेंगे, इंटू डायमेंशन ऑफ d। ठीक है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ μ0 वुड बी, ये d इधर जाएगा, I1 नीचे जाएगा, I2 भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया m1 L1 T-2, और ये d उधर चला गया ऊपर में तो उसका डायमेंशन आएगा L1 अपॉन नीचे लेंथ है L1 और दो करंट के आगे यानी I1। ठीक है, और I1 के जगह A भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे A यूज़ किया हुआ है तो हम लोग यूज़ करेंगे A। तो A अगर यूज़ किया हम लोगों ने यहाँ पे तो μ0 के डायमेंशन जो आएंगे वो आएंगे m1 L1 T-2 A-2। Okay, so correct answer would be option A. Coming on to question number 37. The frequency of vibration f of a mass m suspended from a spring of spring constant k is given by a relation f is equal to a m to the power x k to the power y, where a is dimensionless constant. The values of x and y are। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है f फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या होते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस होते हैं m0 L0 T-1। ओके, m मास है, मास के डायमेंशन होंगे m1 L0 T0।
के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं m1 l0 t-2, और ए जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब ए के डायमेंशन हो गए m0 l0 t0, क्योंकि डायमेंशनलेस है ना m0 l0 t0 होगा, ठीक है। अब रिलेशन में ये सारे डायमेंशन हम लोग ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, ये वाला इक्वेशन में, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, दोनों साइड का डायमेंशन लिया तो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ एम टू द पावर एक्स इंटू डायमेंशन ऑफ के टू द पावर वाई, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एफ कितने हुए, t-1 ही लिखेंगे क्योंकि बाकी सब जीरो है, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए m0 l0 t0, डायमेंशन ऑफ मास m1 to the power x and dimension of k m1 t-2 to the power y, ठीक है। तो दोनों साइड को सॉल्व किया तो लेफ्ट साइड में तो t to the power -1 ही बचा है, राइट साइड में क्या बचेगा, m to the power x प्लस y, क्योंकि इसका बचेगा x और इसका बचेगा y, और दोनों का एडिशन होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। l तो है नहीं, t to the power कितना बचेगा, यहाँ पे t का पावर कितना बचेगा, -2y, ठीक है। नाउ यहाँ पे लेफ्ट साइड में m का पावर कितना है, अगर हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोगों ने लिखा इसको तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको m to the power 0, इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, है ना, इक्वेट किए पावर्स को, इक्वेट पावर्स, तो इधर m का पावर, राइट साइड में m का पावर कितना है, x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 0, एंड राइट साइड में t का पावर कितना है, -2y, दैट इज इक्वल टू -1, यानी y इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो x का वैल्यू आएगा -1/2, सो आंसर आना चाहिए -1/2 प्लस 1/2, सो -1/2 एंड प्लस 1/2, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 28. According to Newton, the viscous force acting between the liquid layers of area A and velocity gradient delta V by delta Z is given by F is equal to minus eta A delta V by delta Z, where eta is constant called coefficient of viscosity. The dimensional formula of eta is, है ना, हम लोगों को eta का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। पहले सभी के डायमेंशंस लिख लो, फोर्स का डायमेंशन याद रख लेना चाहिए, दैट इज m1 l1 t-2, ठीक है। एरिया का डायमेंशन क्या आएगा, L2, डेल्टा V दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिमेंशन आता है L1 t-1, और डेल्टा Z ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन आएगा L1, ठीक है। सभी जगह डायमेंशन सब्सटीट्यूट किए, ये इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और इसमें डायमेंशन सब्सटीट्यूट करेंगे। सो F का डायमेंशन क्या आएगा, m1 L1 t-2, दैट इज इक्वल टू ईटा का डायमेंशन इनटू A का डायमेंशन कितना, L2, वेलोसिटी का कितना आएगा, L1 t-1 अपॉन नीचे बचा L1, ठीक है। हम लोगों ने सॉल्व किया यहाँ पे, तो इसका बना m1 L1 t-2, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, इंटू ईटा का डायमेंशन इंटू आएगा यहाँ पे। अब डायमेंशन में क्या बचा है यहाँ पे बचा L2, क्योंकि ये 1 और ये 1 कट गया, तो L2 t-1, ठीक है। देयरफॉर ईटा का डायमेंशन क्या बच गया फिर यहाँ पे, m1 L1 t-2 इधर आएगा और ये टर्म नीचे चला जाएगा, तो कितना बचा वहाँ से, L2 t-1, तो इसको सॉल्व किया तो दैट बिकम्स m1 L-1 t-1, तो m1 L-1 t-1, ऑप्शन डी। 39. If x is equal to at plus bt square, where x is distance traveled by the body in kilometers while t is the time in seconds, find the units of p, b के units. Again same quantities, same type of physical quantities can only be added, है ना, ये पढ़ा हम लोगों ने, same type of physical quantities can be added, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये हम लोगों ने इसके पहले प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। यानी अगर इस ये डिस्टेंस है तो ये दोनों मिला के भी डिस्टेंस होना चाहिए और ये दोनों मिला के भी एक डिस्टेंस का टर्म रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, ओके। तो डायमेंशन ऑफ b कितना होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ x कितना आएगा, L1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर कितना आएगा, t टू द पावर 2, और वो नीचे चल जाएगा, तो डायमेंशन बचे L1 t-2, ठीक है।
अब यूनिट वाइज अगर देखें हम लोग, यूनिट ऑफ बी, तो L1 यानी क्या आएगा, किलोमीटर, और अपॉन में आएगा क्योंकि टी का पावर माइनस है, तो अपॉन सेकेंड स्क्वायर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. आया ध्यान में. क्वेश्चन नंबर 40. ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज द डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3. ठीक है, तो पहले वाला क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके डायमेंशन निकालेंगे. तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू m1 L2 T-2 अपॉन वॉल्यूम का आएगा L3, तो दैट कम्स आउट टू बी m1 L-1 T-2. तो इसका लिखा m1 L-1 T-2. ठीक है. नाउ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसके डायमेंशन अगर निकाले, फोर्स अपॉन एरिया के डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन अगेन याद रखो m1 L1 T-2. फोर्स और एनर्जी या वर्क के डायमेंशन तो याद ही रखना चाहिए, बहुत बार काम आते. और एरिया आएगा L2. इसको सॉल्व किया तो कितना आया, m1 L-1 T-2, यानी इसका भी डायमेंशन सेम आ गया, m1 L-1 T-2. ओके, देन सी ऑप्शन इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वोल्टेज V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का हम लोग लेटर से स्मॉल v. ठीक है, तो अब इसका डायमेंशन निकालेंगे, वोल्टेज, चार्ज, ओके, और वॉल्यूम. अब एक्चुअली वोल्टेज इनटू चार्ज, हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज. तो वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज. तो प्रोडक्ट ऑफ क्यू वी इज नथिंग बट वर्क, तो इट इज वर्क अपॉन वॉल्यूम के डायमेंशन. वर्क का कितना है, m1 L2 T-2 अपॉन वॉल्यूम का है L3. अगेन इसको सॉल्व किया तो आता है m1 L-1 T-2. ठीक है, तो इसका भी वही आ गया, बचता यही है, तो ये आंसर होना चाहिए. फिर भी चेक कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम का. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr. तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन इंटू रेडियस का डायमेंशन. मास का डायमेंशन m1, वेलोसिटी का L1 T-1 और रेडियस का L1. तो इट इज m1 L2 T-1, m1 L2 T-1, इसका अलग आया. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस. अब यहाँ थोड़ा हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए सो दैट डायमेंशनल फार्मूला अच्छे से निकाल पाए. हम लोगों को मालूम है E इज इक्वल टू L di/dt. ये फॉर्मूला हम लोगों ने EMI में पढ़ा है ना, सेल्फ इंडक्टेंस के टाइम पे. अब E यानी यहाँ पे पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज है. वोल्टेज कैसे लिखेंगे हम लोग, वर्क अपॉन चार्ज, है ना. अब ये यहाँ पे इमेजिन कर लो कि वर्क अपॉन चार्ज लिखा है. अब दोनों साइड का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंटू डायमेंशन ऑफ करंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम. ठीक है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वर्क, m1 L2 T-2. चार्ज का डायमेंशन है T1 A1, A यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए, करंट के लिए A यूज़ किया, डायमेंशन ऑफ L इंटू करंट का डायमेंशन A1 अपॉन टाइम का डायमेंशन T1. तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा ये नीचे जाएगा, और इसको सॉल्व किया हम लोगों ने. इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, m1 L2 T-3 A-1 इंटू मल्टीप्लीकेशन में T1 गया और डिवीजन में A1 आया. ठीक है, सो सॉल्व किया तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन आया m1 L2 T-2 A-2. तो इसका आंसर आना चाहिए m1 L2 T-2 A-2, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 42, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इज.
नाउ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस. फोर्स का कितना है m1 l1 t माइनस टू, डिस्टेंस का l1. सो आंसर कम्स आउट टू बी m1 l2 t माइनस टू, ऑप्शन ए. 49. If C and R denote capacitance and resistance, the dimensional formula of CR is RC या फिर CR, it represents time constant. ये पता होना चाहिए हम लोगों को, अगर ये पता है तो बहुत आसान हो जाएगा. टाइम कांस्टेंट यानी RC के डायमेंशन वही है जो टाइम के है ना, तो टाइम का डिमेंशन इसमें से कौन सा है, ऑप्शन ए. ठीक है. सो कमिंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन 44. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, mvr ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का. मास आ जाएगा m1, वेलोसिटी है l1 t माइनस 1 और रेडियस आएगा l1. सो इट कम्स आउट टू बी m1 l2 t माइनस 1, एंगुलर मोमेंटम का m1 l2 t minus 1, option D. So these were all the problems which had come in previous year papers of NEET of units and measurement.